गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। कल हम लोग 13 चैप्टर वेक्टर यानी कि सदिश वाला चैप्टर हम कल स्टार्ट कर चुके थे। उसके हमने कल कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। सदिश किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसके बाद में हम लोग 13 चैप्टर जो है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। देखिए बच्चों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि दिक् कोजैन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। दिक् कोजैन, किसी भी रेखा की दिक् कोजाओं से क्या मतलब होता है, उसका क्या सेंस निकलता है। देखिए बच्चों, निर्देश तंत्र की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3D के अंदर, 3D यहाँ पे निर्देश तंत्र की बात करें हम लोग, तो अगर कोई रेखाखंड अगर कोई सदिश रेखा, जैसे यहाँ पे OP जो है वो एक सदिश रेखा है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। यदि यह रेखा x अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा और z अक्ष के साथ गामा डिग्री का कोण बनाती है, तो इन तीनों कोणों का जो कोसाइन है, अर्थात यहाँ पे कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये तीनों जो हैं वो इस रेखा की दिक् कोजैन कहलाएंगी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ बच्चों, मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली कोई रेखा सदिश रेखा, जैसे यहाँ पे OP है, अगर वो x अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा और z अक्ष के साथ गामा डिग्री का कोण बनाती है, तो इन तीनों कोणों का कोसाइन यानी इन तीनों कोणों के कोस का मान जो होता है वो उस रेखा की दिक् कोसाइन कहलाती है, दिक् कोजैन कहलाती है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाती है। और इसको हम लोग यहाँ पे LMN से व्यक्त करते हैं। दिक् कोसाइन को हम किससे व्यक्त करते हैं, LMN से व्यक्त करते हैं, जहाँ पे L बराबर होता है कोस अल्फा, M बराबर होता है कोस बीटा और N बराबर होता है कोस गामा। एक और महत्वपूर्ण बात बच्चों, यहाँ पे इन तीनों दिक् कोसाइन के अंदर जो होता है वो एक रिलेशन होता है कि इन तीनों के वर्गों का जो योगफल होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, अर्थात L² प्लस M² प्लस N² का जो मान है वो 1 होगा। तो बच्चों यहाँ पे ये इसकी विशेष स्थिति है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि दिक् कोजाओं के वर्गों का जो योगफल होता है वो 1 होता है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि दिक् कोजाओं या दिक् कोसाइन का क्या मतलब होता है। यहाँ पे दिक् कोसाइन का मतलब सिंपल बच्चों यहाँ पे कि कोई भी रेखा सदिश जो है वो x अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा और z अक्ष के साथ गामा डिग्री का कोण बनाए, तो उन तीनों कोणों का कोसाइन जो होता है वो दिक् कोसाइन कहलाता है, LMN के जिसको जो इक्वल होता है। और इनमें रिलेशन क्या होता है बच्चों, तीनों LMN के अंदर, कि इनके वर्गों का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। बच्चों यहाँ पे दिक् कोजैन मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दिक् अनुपात की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दिक् अनुपात की। तो देखिए बच्चों, दिक् अनुपात क्या होती है, किसी रेखा की दिक् कोसाइन के समानुपाती संख्या, किसी रेखा के या किसी सदिश के दिक् कोजाओं के समानुपाती संख्याओं को ही हम लोग दिक् अनुपात कहते हैं। यानी दिक् कोजैन और दिक् अनुपात दोनों आपस में समानुपातिक संख्याएं होती हैं। यदि किसी रेखा की या किसी सदिश की दिक् कोजैन, माना किसी सदिश की दिक् कोजैन LMN है तथा दिक् अनुपात ABC है। देखिए बच्चों, दिक् कोजाओं को तो हम LMN से व्यक्त करते हैं, जबकि दिक् अनुपात को हम ABC से व्यक्त करते हैं। तो यदि किसी सदिश की दिक् कोजैन LMN और दिक् अनुपात अगर ABC है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिक् अनुपात जो होता है वो दिक् कोजाओं की समानुपातिक संख्या होती है, अर्थात A बराबर A लैम्डा, B बराबर जो M बराबर हो जाएगा यहाँ पे B लैम्डा और N बराबर हो जाएगा यहाँ पे C लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा जो है बच्चों वो एक अचर राशि। तो देखा बच्चों यहाँ पे L/A, M/B और N/C का जो अनुपात है वो एक अचर राशि लैम्डा के इक्वल होगा। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे दिक् अनुपात जो होते हैं वो दिक् कोजाओं की समानुपातिक संख्याएं होती है। तो बच्चों यहाँ पे दिक् कोजैन और दिक् अनुपात के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यही ध्यान रखने वाली बात है कि दिक् कोजाओं को LMN से और दिक् अनुपात को हम यहाँ पे ABC से व्यक्त करते हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोग करने जा रहे हैं दिक् कोजैन और दिक् अनुपात में रिलेशन। यानी अगर आपको दिक् अनुपात दिया गया हो तो
तो आप किस प्रकार से दिक् कोजय वहाँ पे निकालेंगे। तो दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो हम किस प्रकार से यहाँ पे सत्यापित करेंगे, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं दिक् कोजयों तथा दिक् अनुपात में समान। देखिए बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि परिभाषा से हम जानते हैं कि दिक् अनुपात जो होते हैं वो दिक् कोजयों के समानुपातिक संख्याएं होती हैं, अर्थात L बराबर जो होता है वो यहाँ पर A लैम्डा, M बराबर जो होता है वो यहाँ पर B लैम्डा तथा N बराबर C लैम्डा के इक्वल होता है, और मैंने इसको यहाँ पे समीकरण नंबर 1 डाल दिया। तो बच्चों यहाँ पे परिभाषा से दिक् अनुपात और दिक् कोजयों के अंदर जो यहाँ पे रिलेशन है कि L और A जो है वो आपस में समानुपातिक संख्याएं होती हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, तथा आप ये भी जानते हैं बच्चों यहाँ पे कि दिक् कोजयों के जो वर्गों का योगफल होता है वो 1 के इक्वल होता है, अर्थात L² प्लस M² प्लस N² का जो मान है वो 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे LMN का मान अगर समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे रखता हूँ तो आप देखेंगे L बराबर A लैम्डा है, तो यहाँ पर हो जाएगा A² लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे B² लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा C² लैम्डा स्क्वायर बराबर में 1। तो बच्चों इन तीनों में से यहाँ से लैम्डा स्क्वायर जो है वो आएगा कॉमन, तो यहाँ पे A² प्लस B² प्लस C² बराबर बचेगा 1, जिससे लैम्डा स्क्वायर बराबर आपके पास 1 बट्टे A² प्लस B² प्लस C² आएगा, अर्थात इससे जो लैम्डा की वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 अपॉन में रूट A² प्लस B² प्लस C² प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे ही मैंने यहाँ पे लैम्डा का मान प्राप्त किया, ये लैम्डा का मान जैसे ही मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ तो आप खुद देखिए बच्चों, यहाँ से L की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा के स्थान पे जब ये वैल्यू रखेंगे और उसको मैं अगर A से गुणा करूँगा तो मेरे पास L बराबर आएगा प्लस माइनस A अपॉन में रूट A² प्लस B² प्लस C²। इसी प्रकार M बराबर आ जाएगा प्लस माइनस B अपॉन में रूट A² प्लस B² प्लस C², और N बराबर आ जाएगा प्लस माइनस C अपॉन में रूट ऑफ A² प्लस B² और प्लस का C²। तो बच्चों यहाँ पर ये जो रिलेशन यहाँ पे L और A के अंदर शो हो रहा है वो बच्चों यहाँ पे दिक् अनुपात और दिक् कोजयों के बीच में रिलेशन है। अर्थात अगर आपको यहाँ पे दिक् अनुपात दिए गए हों ABC, तो इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से हम लोग जो है वो दिक् कोजयों को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे दिक् कोजय और दिक् अनुपात के बारे में पढ़ा है, उनके बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ तक जो मेन टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने आपको बता दी है, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 13.1। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे प्रश्नावली 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे 3 सदिश A, B और C दिए गए हैं। हमें इन तीनों सदिशों के परिमाण का परिकलन करना है। तो A सदिश जो दिया गया है, मुझे यहाँ पे A सदिश का परिमाण निकालना है। और बच्चों मैंने आपको बताया था मापांक या परिमाण किस प्रकार से निकाला जाता है, वर्गमूल में अंडर रूट के अंदर उस सदिश के अदिश घटकों के वर्गों का योग। तो यहाँ पे अदिश घटक 1, 1 और 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो बच्चों कुल मिलाकर यहाँ पे रूट 3 आपको देखने को मिलेगा। तो पहले सदिश का परिमाण रूट 3 होगा। इसी प्रकार से बच्चों मैं यहाँ पे 20 सदिश का परिमाण निकालूंगा। तो देखिए बच्चों 20 सदिश में यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 7 का वर्ग जो है वो यहाँ पे 49 हो जाएगा, 3 का वर्ग यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास रूट 62 आएगा, 62। तो 49 में 9 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 58, 58 में 4 जोड़ेंगे तो 62। अब देखिए बच्चों यहाँ पे C सदिश के परिमाण का अगर मैं परिकलन करूँ तो 1/√3, 1/√3 और 1/√3 के जब वर्गों का योग करेंगे तो बच्चों ये 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3 अर्थात 3/3 यानी कि हमें 1 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे C सदिश जो है वो इकाई सदिश है। तो बच्चों हमसे केवल यहाँ पे परिमाण का परिकलन पूछा गया था और वो हम बेहद आसानी से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा गया है कि समान परिमाण वाले कोई 2 सदिश बताइए। हमें ऐसे 2 सदिश बताने जिनका परिमाण क्या हो, समान हो। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे 2 सदिश ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक सदिश ले लिया, A सदिश बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। जब मैं इस सदिश का परिमाण निकालता हूँ तो बच्चों आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे 1 + 4 + 9 यानी कि मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट का 14 आएगा।
और दूसरा सदिश अगर 20 सदिश लेता हूँ तो बच्चों आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो अदिश घटक दे रखे हैं 1, 2 और 3, आपको इनको इंटरचेंज करके लिखने, कैसे भी लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2i कैप प्लस का j कैप, या यूँ कहिए कि 3j कैप और प्लस का अगर मैं यहाँ पे k कैप लेता हूँ, तो यहाँ पर ये सदिश जो है वो इस सदिश से डिफरेंट जरूर है, लेकिन जब हम इसके परिमाण का परिकलन करेंगे तो आप देखेंगे बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, यानी कि अंडर रूट का 14 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये दोनों सदिश जो हैं वो अलग अलग हैं, परंतु इन दोनों के जो परिमाण हैं वो समान है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के हम बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर सकते हैं जिनके परिमाण समान हो, परंतु दोनों ही सदिश जो हैं वो डिफरेंट हो। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें इसमें पूछा गया है कि समान दिशा वाले, ये तो पूछा गया था हमसे समान परिमाण वाले। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि समान दिशा वाले कोई दो सदिश बताइए। तो समान दिशा का मतलब बच्चों सिंपल जो है वो एलिमेंट से होता है। अगर कोई दो सदिशों के एलिमेंट का जो मान है अगर वो आपस में इक्वल आ जाता है, या यूं बोलिए कि कोई भी दो सदिशों के एकमात्रक सदिश का मान अगर बराबर आ जाता है, तो उन दोनों सदिशों की जो दिशाएं होती हैं वो समान होती है। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे माना कि एक सदिश ए सदिश जो है वो आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप है। मैं इसका एक मात्रक सदिश यहाँ पे निकालूंगा, और इसी प्रकार मैंने यहाँ पे एक सदिश बी सदिश बच्चों मैंने यहाँ पे माना 3 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 3 के कैप। तो बच्चों जैसे मैं इन दोनों अलग अलग सदिशों की दिशाएं, यानी कि अगर मैं एक मात्रक सदिश निकालना चाहूँ तो अगर वो दोनों आपस में इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों सदिशों की जो दिशाएं हैं वो आपस में इक्वल होंगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए सदिश का इकाई सदिश ए कैप हम कैसे निकालेंगे, इसी सदिश के अंदर इसी सदिश के परिमाण का भाग देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के अंदर ए सदिश के परिमाण यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √3 का हम लोग यहाँ पे भाग देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए कैप जो है वो 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 जो है वो के कैप। अपने पास यहाँ पे ये एक मात्रक सदिश आएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं यहाँ पे बी कैप निकालता हूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पे बी सदिश के अंदर जब बी सदिश के परिमाण का भाग देंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, और जब देखिए बच्चों इसमें भाग देंगे 3 का वर्ग यहाँ पे 9 + 9 + 9 यानी कि √27। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, और √27 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 3√3। √27 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3√3, और जब प्रत्येक पद का यहाँ पे भाग देंगे अंश में हर का, तो मेरे पास बी कैप आप देख सकते हैं 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पर 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप के रूप में मुझे यहाँ पे ये इकाई सदिश प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे औचित्य क्या है इन दोनों के इक्वल आने का और इनकी दिशाएं समान होने का, कि जब हमें कोई सदिश दिया होता है बच्चों तो उसमें जो अदिश घटक होते हैं वो दिक् अनुपात कहलाते हैं। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे बच्चों। जब हमें कोई सदिश दिया होता है तो उसके जो अदिश घटक होते हैं वो अदिश घटक उसके दिक् अनुपात कहलाते हैं, और जैसे हम एक मात्रक सदिश निकालते हैं उसके बाद जो आई कैप जे कैप और के कैप के जो घटक हमें प्राप्त होते हैं वो दिक् कोसाइन यानी कि एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे इस सदिश के लिए जो एलिमेंट का मान है वो 1/√3, 1/√3 और 1/√3 है। इसी प्रकार इस सदिश के लिए जो एलिमेंट का मान है वो 1/√3, 1/√3 और 1/√3 है। इसका मतलब बच्चों एलिमेंट जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन, अभी हमने पढ़ा था कि एलिमेंट जो होती है वो दिक् कोजाइन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिशा को व्यक्त करने वाला सदिश होता है। तो चूंकि बच्चों यहाँ पे एलिमेंट का मान यहाँ पे एलिमेंट के मान के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों ही सदिशों की जो दिशाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, समान होंगी। तो बच्चों इस प्रकार से मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ। तो ये समान परिमाण वाले दो सदिश हैं, ये दो समान दिशा वाले दो सदिश हैं, और पहले क्वेश्चन में हमसे केवल परिमाण का परिकलन पूछा गया था। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया, हमें दो सदिश दिए गए हैं। पहला सदिश दिया गया हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और दूसरा सदिश हमें दिया गया है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। और बच्चों ये दोनों सदिश जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। देखिए बच्चों सिंपल है, जब भी कोई दो सदिश आपस में इक्वल होते हैं, समान होते हैं,
तो उनके जो अदिश घटक हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों सिंपल यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो तो हो जाएगी 2 और y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3, और हमसे x और y का मान ही यहाँ से पूछा गया था। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, चूंकि दोनों सदिश आपस में इक्वल हैं तो इनके अदिश घटक जो हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो कंपेरिजन करने पे 2 आएगी और y की जो वैल्यू है वो कंपेरिजन करने पे 3 आएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं। एक इसी सदिश के एक प्रारंभिक बिंदु जो है वो तो है यहाँ पे 2, 1, और उसी सदिश का जो अंतिम बिंदु है बच्चों वो हमें दे रखा है यहाँ पे -5 और 7, -5 और 7। तो बच्चों हमें इस सदिश का जो है वो अदिश घटक और सदिश घटक पूछे गए हैं। बच्चों क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे एक सदिश दिया गया है जिसका प्रारंभिक बिंदु अगर मैं P मान के चलूँ तो उसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं 2, 1, और उसके अंतिम बिंदु को अगर मैं Q मान के चलूँ तो उसके निर्देशांक है -5 और 7। मुझे यहाँ पे PQ सदिश के अदिश घटक और सदिश घटक निकालने। तो देखिए बच्चों यहाँ पे PQ सदिश जो है वो 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाला सदिश है। तो 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाला सदिश जो है वो आपको अच्छे से पता है, x2 - x1 i कैप। तो बच्चों यहाँ पे आएगा -5 माइनस का 2 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप, यानी कि 7 - 1 j कैप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे PQ सदिश क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7 i कैप और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 6 j कैप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे PQ सदिश हमने प्राप्त कर लिया। अब हमसे इसके अदिश घटक और सदिश घटक पूछे गए हैं। तो सिंपल है बच्चों, देखिए यहाँ पे इसकी सदिश के जो अदिश घटक हैं, इस सदिश के जो अदिश घटक हैं वो -7 और 6 होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें केवल हमें परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो PQ के परिमाण के स्वरूप अगर मैं i कैप और j कैप को हटाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे अदिश घटक जो है वो -7 और 6 प्राप्त होते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सदिश घटक की तो केवल इन परिमाण के साथ आपको इसकी दिशा लगाना अनिवार्य है। तो -7 के साथ जब i कैप लगा दोगे तो ये सदिश घटक बनेगा, और 6 के साथ जब आप j कैप लगा दोगे तो ये सदिश घटक बनेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अदिश घटक -7 और 6 होंगे, और सदिश घटक जो है वो डायरेक्शन लगाने से प्राप्त हो जाएंगे -7 i कैप और 6 j कैप। देखिए बच्चों यहाँ पे i कैप और j कैप क्या होते हैं। i कैप जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। i कैप जो होता है वो x अक्ष की दिशा में एक मात्रक सदिश होता है। j कैप जो होता है वो y अक्ष की दिशा में एक मात्रक सदिश होता है, और k कैप जो होता है बच्चों वो z अक्ष की दिशा में एक मात्रक सदिश होता है। इसलिए i कैप j कैप जो है वो डायरेक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो सदिश घटक के रूप में आपके सामने आएगा। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे 3 सदिश a सदिश b सदिश और c सदिश इस रूप में दिए गए हैं। हमें केवल यहाँ पे इन तीनों सदिशों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों सिंपल आपको यहाँ इनको जोड़ना होगा। a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा i कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का k कैप, ये तो हो जाएगा a सदिश, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप, ये हो गया b सदिश, प्लस i कैप माइनस 6j कैप और माइनस का 7k कैप, ये हो जाएगा c सदिश। तो बच्चों यहाँ पे सदिशों का योगफल कैसे किया जाता है। सिंपल i कैप को i कैप से जोड़ेंगे, j कैप को j कैप से और k कैप को k कैप से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे i कैप और i कैप यहाँ पे हो जाता है 2i कैप, और 2i कैप में से 2i कैप माइनस के घटाएंगे तो यहाँ पे 0i कैप बचेगा, 0i कैप। j कैप की बात करें बच्चों तो 4j कैप माइनस का 6j कैप और माइनस का 2k कैप जो होता है बच्चों वो माइनस का 8j कैप, और उसमें से 4j कैप घटाएंगे तो आपके पास माइनस का 4j कैप बचेगा। प्लस का k कैप और 5k कैप जो है बच्चों वो प्लस का 6k कैप हो जाएंगे, और उसमें से 7k कैप को माइनस करेंगे तो माइनस का 1k कैप, तो माइनस का 1k कैप आएगा। तो आप यहाँ पे 0i कैप को लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इन तीनों सदिशों का योगफल माइनस का 4j कैप और माइनस 1k कैप के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन, हमें केवल तीनों सदिशों को जोड़ना है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन 7 में हमसे क्या पूछा गया है। हमें क्वेश्चन 7 में दिए गए सदिश का एक मात्रक सदिश निकालना है। तो यहाँ पे c सदिश का हमें एक मात्रक सदिश निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सदिश का एक मात्रक सदिश c कैप से व्यक्त किया जाता है, और उसी सदिश के अंदर हमें उसी सदिश के परिमाण का देना पड़ता है भाग। तो देखिए बच्चों सिंपल यहाँ पे c सदिश आपको दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप
प्लस में 2 k कैप, और आपको इसी सदिश के परिमाण का इसमें भाग देना है। तो यहाँ पे इस सदिश का परिमाण हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो कुल मिलाकर यहाँ पर i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप में किसका भाग लगेगा बच्चों? इसके परिमाण यानी कि √6 का भाग लगेगा। तो इस सदिश का जो इकाई सदिश है वो 1/√6 i कैप, अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस में 1/√6 j कैप और प्लस 2/√6 k कैप के रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सदिश के क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूले, रूल और नियम ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो किसी भी सदिश का एक मात्रक सदिश हमें किस प्रकार से निकालना था, हमें उसी सदिश के अंदर उसी सदिश के परिमाण का भाग देना था। तो चूंकि इस सदिश का परिमाण √6 होता है, तो जैसे मैं इस सदिश में √6 का भाग दूंगा तो मुझे यहाँ पे एक मात्रक सदिश प्राप्त होगा, अर्थात इस सदिश का जब आप परिमाण निकालोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आज आपको 7 क्वेश्चन बता दिए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी भी बताई है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान और ऑर्डिनरी प्रश्नावली है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप लोग इसको फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी आप इसको ध्यान से समझते जाएँ और हम इसको जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों यूँ ही लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए। कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।